हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो आई वेलकम यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द केमिस्ट्री ई रसायन। तो आज की सेशन में हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने किया डी एंड एफ ब्लॉक। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हम लोगों ने देखा था, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो लार्ज नंबर में हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम इसको क्यों बोलते हैं और किस तरीके की इनमें बॉन्डिंग होती है, ये कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस सब की चर्चा डिस्कशन हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और किन किन टॉपिक्स से हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो सेशन रहेगा वो इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड व्हाट इज़ द बेसिक नीड्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव टू स्टडी। हम लोगों को पढ़ने हैं वो वाले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और इस चैप्टर में नहीं है। उन सब की जो हम लोग नॉलेज जिसमें स्टडी करेंगे वो हमारा जो इंट्रोडक्शन स्टडी रहेगी। फिर हमारी जो सेकंड हमारा सेशन रहेगा वो टर्मिनोलॉजी से रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बच्चों हमारे लिए बिल्कुल नई होगी, तो वो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था, जिसका मतलब होता है हमारा जो स्टैंडर्ड नेमिंग से। तो वहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड नेमिंग करी थी IUPAC रूल से। वैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग से रूल फॉलो करते हैं और उनका नाम देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर सेम केमिकल फार्मूला पर डिफरेंट हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, हमारा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वो हम देखने वाले हैं इस सेशन में। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ में बॉन्डिंग पर चर्चा होगी कि किस तरीके की बॉन्डिंग हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है। इसमें सबसे पहला जो हमारा नाम आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है वर्नर का, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में फॉर्मुलेशन दिया, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताया, लोगों को सामने लाया कि किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख सकते हैं या किस तरीके की बॉन्डिंग इसमें होती है। उसके बाद हमारी VBT आती है, उसके बाद CFT आती है, उसके बाद भी हमारी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जैसे LFT है, उसके बाद MOT है। लेकिन हम अभी इन तीनों थ्योरीज़ से ही डील करने वाले हैं और जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हमारे कुछ मेटल कार्बोनिल्स हैं और फिर हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कि किस ऑन विच बेसिस वी हैव टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर कम दिख रहे होंगे, लेकिन बच्चों जब हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है। Why it is so important to study this coordination compound with such a great branch of an organic chemistry? इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग इसलिए इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो हमारी मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे चैलेंजिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट ये एरिया हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारा जो बायोलॉजिकल एंटिटी हैं, जो हमारी जो आसपास की जो केमिस्ट्री है, उसमें जो ज़्यादातर जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो आजकल के जो लेटेस्ट और टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रोल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारी जो विटामिन B12 होती है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या फिर हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड का जो मेन पार्ट होता है, मायोग्लोबिन, वो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैरेक्टराइज होती है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे कैटलिस्ट्स होते हैं, वो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बहुत ही बड़ा एरिया है वो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डील करता है। तो इसलिए ये पढ़ना अलग से और इसकी ब्रांच को अलग से पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं।
सो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो हमारे जो नेक्स्ट सेशन है उसमें काम आने वाला है। जो वो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से केमिकल कंपाउंड्स में बॉन्डिंग काम करती है। और जो दूसरा टॉपिक है वो हम लोग डील करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की, किस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी आयन का हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं और उनका नेचर किस तरीके का होता है। चार तरीके की हमारी बॉन्डिंग होती है मेनली, वो है हमारी आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। उसमें से वन ऑफ द बॉन्डिंग है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो पर इस कोऑर्डिनेट टर्म्स के बारे में नहीं जानकारी है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है वो किस चीज़ से डील करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा, उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पर हमको ये इसकी बात करनी, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप लोग भी इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, जो हमारा आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है यहाँ पर हमारी जो होता है वो डोनेशन और एक्सेप्टेंस की बात होती है। यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारा जो Na है, Na के पास हमारे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1। तो यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है और इसको बना लेता है Na+। इसी तरीके से अगर Cl को पास देखें तो इसके पास होते हैं 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 17 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और बना लेता है Cl-। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो डिफरेंट आयंस हैं, एक हमारा कैटायन है और एक एनायन है। तो इसके बीच में हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक फोर्स काम करता है, और इस फोर्स को, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जो हमारा जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। जो हमारी आयनिक नेचर का यहाँ पर बॉन्ड हमारा यहाँ पर काम करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जैसे अगर हम लोग H2 की बात करें तो H का जो एक इलेक्ट्रॉन है और जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन दोनों के लास्ट ऑर्बिटल में या लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका नेचर है, जो हमारी इस बॉन्डिंग का, वो उसका नेचर है कोवेलेंट नेचर। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जैसे आयनिक में हमारा आयनिक नेचर होता है, कोवेलेंट में हमारा कोवेलेंट नेचर होता है, और हमारा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर होता है हमारा डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमारा डोनेशन और एक्सेप्टेंस होता है, पर किसका होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी जो डोनेट कर रहा है हमारी स्पीसीज, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास अवेलेबल होने चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी से बाउंड ना हो। तो अगर हम लोग देखते हैं, हमारा अगर NH3 है, तो N के पास हमारे जो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, पर हमारे पास ये जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्पीसीज आ जाता है जो कि हमारा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो ये हमारा BF3 है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, NH3 यहाँ पर डोनेट कर देगा। पर यहाँ पर जो डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो बच्चों आपको लग रहा होगा ये जो डोनेशन हो रहा है ये बिल्कुल ही हमारा आयनिक की तरीके से है, क्योंकि यहाँ भी डोनेट और एक्सेप्टेंस हो रहा था, पर इसका जो नेचर था वो आयनिक था। पर यहाँ पर जो नेचर है वो आयनिक ना होके यहाँ पर जो बॉन्ड का नेचर है वो है हमारा कोवेलेंट नेचर।
कोवेलेंट नेचर का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट नहीं हो रहा, आयंस क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, या फिर यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, डोनेशन भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है, और इसका जो नेचर है वो कोवेलेंट नेचर का हमारा जो बॉन्ड बनता है। इसलिए बच्चों ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ही बोला जाता है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसलिए कभी कभी हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी लिखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जो बॉन्डिंग है वो ओनली 3 टाइप्स की होती है, आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक, तो इसमें भी हम लोगों का कोई भी गलती नहीं होती बच्चों। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेट को अलग से देखें तो कोऑर्डिनेट में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, और हमारा जो नेचर होता है वो कोवेलेंट होता है। इसी तरीके से जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसमें हमारे जो मेटल के अंदर प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो यहाँ पर मेटल में फैला रहता है। तो जो मेटल में इन पॉजिटिव आयन और इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग एक मेटेलिक फोर्स बोलते हैं, और इस बॉन्डिंग को हम लोग बच्चों मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जिसका नेचर ना तो हमारा नाइदर आयनिक और नॉर कोवेलेंट। तो जो हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसका नेचर ना तो आयनिक होता है और ना ही कोवेलेंट नेचर का होता है। तो इस तरीके से मेनली हमारे पास 3 तरीके की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग। और अगर हम लोग डिटेल में देखें कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हम किसको बोल रहे हैं, तो एक तरीके की कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। तो इस तरीके की कुछ बॉन्डिंग हम लोगों को इस तरीके के कंपाउंड में मिलती है, इसलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर हम लोग बॉन्डिंग के बारे में जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किसमें आयनिक नेचर है, किसमें कोवेलेंट नेचर है, तो ये अब पढ़ना और आसान हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हर तरीके का जो नेचर है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। तो आई होप कि इट विल ईजी टू स्टडी bonding of the coordinate compounds. जो सेकेंड टॉपिक है जो आपकी हेल्प करने वाला है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअली ये तो हमारा जो एक चैप्टर था जो रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा होगा, या आप लोगों ने भी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एग्जैक्टली उसकी जो एबिलिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन उस टाइम पर उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या फिर एक्सेप्ट किए हैं। तो इसको प्लस या माइनस से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। तो इसको निकालने का एक बेसिक तरीका होता है किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी इसकी जानकारी लेंगे, और जिससे कि हम लोगों को हेल्प होगी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होंगे उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो क्या रूल होते हैं, बेसिक रूल यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि कुछ जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनका जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है। तो हमारे जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे हमारे Na+ या K+ या फिर हमारे रूबीडियम, इन सब की जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है वो होती है +1। ये हमको याद कर लेंगे तो हम लोगों को आसान होगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में। इस तरीके से हमारे जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं बच्चों, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, जो हमारा सेकंड ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। जैसे इसमें हमारे क्या होता है, ये सारे हमारे कौन से होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, बेरियम, इन सब की हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +2।
जैसे Ca+2 Mg+2 Be+2 इस तरीके से हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमको ये याद रखना चाहिए। तो थर्ड हमारी बात होती है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड्स की यानी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की 3 फॉर्म्स होती हैं। ऑक्सीजन कितनी फॉर्म्स में रहता है बच्चों? या तो हमारा ऑक्साइड रहता है, या फिर हमारा पर ऑक्साइड रहता है, या फिर हमारा सुपर ऑक्साइड रहता है। तो ऑक्साइड इस फॉर्म में रहता है, हमारा जो सुपर ऑक्साइड वो हमारा जो पर ऑक्साइड होता है वो O- की फॉर्म में रहता है, और जो हमारा सुपर ऑक्साइड होता है वो इस फॉर्म में रहता है। तो अगर इसका एग्जांपल्स देखें, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के। जैसे ऑक्साइड हमारा अगर देखते हैं हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर जो O की हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हमारी -2। ऐसे ही अगर हम लोग परऑक्साइड का देखें तो H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें जो O की हमारी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो हो जाएगी -1। और हमारी अगर हम सुपर ऑक्साइड देखें तो KO2 का अगर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हम O की देखें तो यहाँ पर ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, और हमारा यहाँ पर आ जाएगा -12। O के ऊपर जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा -12। तो जनरली हम लोग इसको फ्रिक्वेंटली याद रखते हैं जो हमारा ऑक्साइड फॉर्म है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फार्मूले होते हैं उसमें ऑक्सीजन एज ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ऑक्साइड को हम लोग जरूर याद कर लेंगे। वैसे हम लोगों को पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल्स और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक तो हमारा H+ करता है और एक H- करता है। H+ मतलब यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर -1। तो ये हमारा होता है हाइड्रोजन आयन, और ये होता है हमारा हाइड्राइड। तो बच्चों यहाँ पर जब +1 करता है, जैसे हमारा HCl है, तो HCl में H+ है और Cl-, और अगर किसी मेटल के साथ अगर H को रख देते हैं तो मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो यहाँ पर H से वो ज़्यादा डोनेट करने की पावर रखता है, इसलिए ये डोनेट करेगा तो H को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड के फॉर्म में है, ना कि हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में है। तो इसी तरीके से जो हाइड्रोजन होता है वो भी 2 तरीके से होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन। तो हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ हम ऑक्सीडेशन नंबर हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा या फिर मेमोराइज कर लेना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग आसानी से क्या निकाल पाएँ, ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब लिखने के बाद एक जो रूल है, या हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में एलिमेंटल स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। जैसे बच्चों Br2 है, ये हमारा फ्री स्टेट है, फिर हमारा ऑक्सीजन गैस हो गया या ओजोन गैस हो गई, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। इस तरीके से अगर हमारा कोई एलिमेंटल स्टेट में है, जैसे ये चांदी या सिल्वर हो गया या Au हो गया, सोना हो गया, इन सब का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारा 0 है। तो इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको याद करना है। इसके बाद हम लोग एक रूल देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है अगर किसी चीज़ का, वो किसके बराबर होगा, वो नेट ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑन स्पीसीज। उस स्पीसीज के जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके बराबर होगा। हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे KMnO4, यहाँ पर हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो हमारा अगर हम लोग K का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं और यहाँ पर O का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, तो जो सबका सम है वो इसके जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0, तो उसके ये पर बराबर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी आयन का देखते हैं CO3, तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोनेट आयन है उसमें अगर जो C है और जो 3 ऑक्सीजन का अगर हम लोग अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करें तो उसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इस पर नेट चार्ज है। तो इस पर नेट चार्ज कितना है,
2, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो नेक्स्ट रूल है, इससे हम लोग कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से किसी भी केमिकल फार्मूला में किसी भी मेटल का या फिर किसी भी अननोन चीज़ का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लोगों को KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मेटल इन पोटेशियम पर मैग्नेट। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अलग अलग सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होना चाहिए, K का पता होना चाहिए और O का पता होना चाहिए, और टोटल तो हमको पता है। तो हम लोग लिखेंगे K प्लस Mn को हम लोग अगर X मान लेते हैं, फिर हमारा 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल है हमारा 0। तो K का होता है, अभी हम लोगों ने बात करी, K हमारा एल्कली मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, प्लस X, और यहाँ पर जो O है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो ऑक्साइड के फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो हमारा हो गया 1 + X और यहाँ पर -8, तो x - 7 = 0। इस तरीके से हमारा आ जाता है x = +7। तो हमारा जो Mn है, Mn हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पर क्या है, +7। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम पर मैग्नेट में आई है +7। तो ये इस तरीके से हम लोग किसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cr2O7, यहाँ पर अगर हम लोगों को क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो 2 इंटू X प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमारा जो नेट चार्ज है वो है यहाँ पर -2, 2X और हमारा ऑक्सीजन का होता है -2, तो हमारा हो जाएगा -2 + 14, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर हमारा जो क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई है +6। तो आई होप कि आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अब आसानी से निकाल पाएंगे। तो बच्चों, आज के इंट्रोडक्शन सेशन में हम लोगों ने केवल देखा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे लिए एसेंशियल है पढ़ने के लिए, हमारी क्यों ब्रांच को इतना स्पेशल बनाया गया है, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो पढ़ाई करी आज, उसमें था हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। हम लोग खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, बहुत सारे हम लोग केमिकल फार्मूले से उसके एक ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे विद दीज नंबर ऑफ रूल्स, और हम लोग इस तरीके से जो हमारी जो नेक्स्ट सेशन होगा, हमारा जो नेक्स्ट सेशंस होंगे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसमें ये बहुत सारा यूज़फुल होगा। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।